गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आधुनिक इतिहास में आगे चलते हैं। ठीक है, हमने आपको बक्सर का युद्ध पढ़ाया था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और उस विजय के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे क्या प्रभाव होता है, या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कैसे मतलब रूल करती है, चलाती है आगे, और कौन कौन सी संधियां होती हैं उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीतती है। ठीक है, युद्ध को कंपनी जब युद्ध को जीतती है, बक्सर के युद्ध को, तो कौन कौन सी संधि होती है और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि आप देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद संधि कौन कौन सी संधि होती है। दो संधियां होती हैं। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलाहाबाद संधि। और दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की संधि कम किसके किसके मध्य होती है, तो इस ये किसके किसके मध्य होती है, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब किसके किसके बीच होती है, यहाँ पर देखिए, अवध के नवाब, के नवाब है, अवध के नवाब और कंपनी के बीच होती है। अगर कंपनी का उस समय हम गवर्नर बात करें, अगर बंगाल का गवर्नर रूल कर रहा था, चला रहा था कंपनी को उस समय, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसके बीच होता है। तो बंगाल का उस समय गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब हम अगर यहाँ रॉबर्ट क्लाइव लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो कंपनी का गवर्नर, मतलब कंपनी को वो चला रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहा था, वहां पे चला रहा था। तो अब वो बंगाल का गवर्नर बन चुका था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। किसके, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। एक दिन हम आपको गवर्नर जनरल और वायसराय वगैरह के बारे में आराम से बताएंगे, पूरा विधिवत, कौन गवर्नर जनरल कब बनता है और भारत में वायसराय कब बनते हैं। ठीक है, उसका पद क्या होता है और क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नर था बंगाल का उस समय, कंपनी की तरफ से क्या था, गवर्नर, भारत बंगाल का गवर्नर था। तो गवर्नर और अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। ठीक है, नवाब कौन थे भैया, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। यहाँ पे आपको दिखा कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या होती है, संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। और जब इलाहाबाद की संधि होती है तो इलाहाबाद की संधि में सबसे पहले हम यहाँ पर दो संधियों के विषय में पढ़ेंगे, एक इलाहाबाद की संधि और एक कंपनी, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हमने कंपनी यहाँ लिखा तो इसका मतलब समझ जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के बीच होता है और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। किसके बीच, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का मतलब मुगल बादशाह। ठीक है, जिनको हराया गया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना हारती है, मीर कासिम वगैरह, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये सब हारते हैं साथ में। तो शाह आलम द्वितीय, द्वितीय संधि जो होती है कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। अब सबसे पहले हम यहाँ इलाहाबाद की संधि में आप देखिए, फिर हम वहां पर जाते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जब होती है तो उसमें क्या कहा जाता है या क्या समझौता किया जाता है। सबसे पहले जब इलाहाबाद की संधि होती है तो यहां पर नवाब जो करता क्या है, नवाब ये करता है, नवाब 50 लाख रुपए देने का वादा करता है। क्यों करता है, उसका कारण ये है कि जो युद्ध में क्षति होती है कंपनी की, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, मैं यहाँ पे अंग्रेजों की लिख दे रहा हूं, अंग्रेजों की युद्ध में क्षतिपूर्ति, अंग्रेजों की युद्ध में क्षतिपूर्ति है।
क्षतिपूर्ति। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए नवाब, अवध के नवाब, ठीक है, 50 लाख रुपए देने का वादा करते हैं, देते हैं। ठीक है, देने का वादा करते हैं, क्योंकि यहाँ संधि हो रही तो देते तो नहीं है। ठीक है, देने का वादा करते, वादा करते हैं। ठीक है? ठीक, पहली संधि में क्या कहा गया कि अवध के नवाब को ये कहा गया, अवध के नवाब ने अंग्रेजों को कहा, उन्होंने मांग की कि बक्सर के युद्ध में जो हमारी क्षति हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ है, सैन्य नुकसान हुआ है या हमारे हथियारों का नुकसान हुआ है, जो भी चीजें हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नवाब से क्या किए, 50 लाख रुपए मांगे और नवाब भी क्या करते हैं, इस पे सहमति अपनी दे देते हैं। ठीक है, तो पहली संधि में ये कहा गया। ठीक है, दूसरी संधि में क्या कहा गया कि अवध के नवाब के नेतृत्व में, अवध के नवाब का जो अधिकार था, एक कारा और एक आपका इलाहाबाद में था। उस समय उनके मतलब जो कारा और इलाहाबाद था वो अवध के नवाब की क्या था, अवध अधिकार में था, अवध के नवाब के अधिकार में था। तो कारा और इलाहाबाद क्या करते हैं, अवध के नवाब अंग्रेजी कंपनी को देते हैं। किसको देते हैं? ठीक है, नवाब जो होता है, नवाब कारा, कारा और इलाहाबाद, इलाहाबाद कंपनी को दे देते हैं। देते हैं मतलब अब इलाहाबाद और कारा पे किसका अधिकार हो गया, अवध के नवाब का नहीं है। अब अवध के नवाब क्योंकि इसको क्या करते हैं, अंग्रेजी कंपनी को सौंप देते हैं, तो उस पे जो अधिकार है अब अंग्रेजी कंपनी का हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। अब यहाँ पर जो व्यापार होगा या जो व्यवस्थाएं होंगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलेंगी, ना कि यहाँ किसी नवाब या भारतीय रूल के हिसाब से चलेंगी। अब वो अपने रूल के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन वो चलाते नहीं है। अभी आगे हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य जब संधि होती है, तो ये इलाहाबाद और कारा जो अवध का नवाब इनको देता है, और यही इलाहाबाद कारा ये शाह आलम द्वितीय को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बंगाल पे जो है शासन करने लगते हैं, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन जाता है, तो शाह आलम द्वितीय का कोई अधिकार नहीं रह जाता, और शाह आलम द्वितीय से सिर्फ संधियां होती। लेकिन संधि में सबसे पहली बात क्या कही गई, ठीक है, सबसे पहली बात जो कही जाती है यहाँ पर, तो पहला जो संधि होता है यहाँ, इसकी ये पहली संधि दूसरी संधि, दो संधि में दो बात कही गई है। ठीक है, दो बात कही गई यहाँ पे, एक दूसरी संधि। ठीक है, ठीक, यहाँ जो पहली संधि होती है वो क्या होती है, पहली संधि। ठीक है, जो मुगल शासक था, मुगल शासक कौन थे इस समय, शाह आलम द्वितीय, आपको पता ही है। ठीक है, मुगल शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय से पहली बात वो कहते हैं कि बंगाल के जो शाह आलम द्वितीय था वो बंगाल के क्या करता है, संरक्षक में आ जाता है। मतलब अब शाह आलम द्वितीय की जो भी चीजें व्यवस्थाएं हैं वो कौन देखेगा, बंगाल देखेगा, मतलब बंगाल का गवर्नर। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम बंगाल, अच्छा आ गए।
संरक्षण मतलब अब जो बंगाल का जो गवर्नर था वो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, सॉरी बंगाल नहीं, कंपनी के संरक्षण, ठीक है, कंपनी के संरक्षण में आ जाता है। मतलब यहाँ जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो शाह आलम द्वितीय की चीजों पर अधिकार करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कंपनी या गवर्नर उसके अधिकार या संरक्षण को देखेंगे, जो भी होगा गलत सही है, जो कंपनी कहेगी वही शाह आलम द्वितीय करेगा। अब केंद्र में भारत की कोई सरकार नहीं रह गई थी। सरकार का मतलब ये ना कोई राजा नहीं रह गया था कि जिससे कोई बाहरी कंपनी आके डरे, क्योंकि उससे ज्यादा अधिकार तो कंपनी के पास हो गया था। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत को पूर्णतः जो गुलाम बनाती है, गुलाम बनाने का अगर हम अंतिम युद्ध देखें या शुरुआत देखें तो कौन सी युद्ध के बाद होती है भारत के गुलाम का, तो वो कौन सा होता है बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। कौन सा युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब पहली बात तो शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ जाता है, कंपनी अब उसको देखेगी, ठीक है। दूसरी संधि क्या होती है, दूसरी संधि जब ये करते हैं, ठीक है, दूसरी संधि में मुगल शासक कंपनी के बंगाल बंगाल बिहार और उड़ीसा की क्या करते हैं, दीवानी कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। मुगल शासक जो होते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, यहाँ मैं मुगल शासक लिख रहा हूँ, आप समझिएगा इससे कि इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। मुगल शासक बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देते हैं, को दे देते हैं, दे देते हैं। यहाँ दीवानी का अर्थ क्या है भैया, आज के टाइम वाला मत समझिएगा जो मूवी चल रही है अभी, ठीक है। यहाँ दीवानी का अर्थ क्या है कि राजस्व अधिकार जो होता है, दीवानी का मतलब क्या है, यहाँ राजस्व अधिकार से। राजस्व अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो भी कर आएगा, जो भी टैक्स आएंगी इस जगह से, इस जगह में जो भी व्यापार होगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में जो भी व्यापार होगा, जो भी टैक्स आएंगी, जो भी आर्थिक स्थिति होगी, उन सबका जो बेनिफिट होगा वो कौन लेगा, कंपनी लेगी, ठीक है, ना कि मुगल शासक। मुगल शासक का यहाँ पर कोई दायित्व ही नहीं रखा गया कि मुगल शासक से यहाँ से कोई लेना देना अब है, ठीक है। तो जो भी कर आया अब कंपनी का, कंपनी एक तरह से बहुत मजबूत होती चली जा रही थी। और कंपनी दूसरी तरफ ये कंपनी ने कह दिया कि हमें दीवानी चाहिए, यहाँ पे दीवानी उन्होंने दे दिया कि हम, मुगल शासक ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। और कंपनी ने इनसे एक मतलब समझौता किया। कंपनी ने तीसरा समझौता क्या किया देखिएगा यहाँ पे, कंपनी ने जो तीसरा समझौता है वो क्या करती है, कंपनी कंपनी कहती है कि हम आपको वार्षिक या प्रतिवर्ष आप कह सकते हैं कि वार्षिक हम 26 लाख रुपए आपको देंगे, ठीक है। कहने का मतलब अब यहाँ से कर से जो भी धनराशि प्राप्त होगी उससे उनको लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी मुगल शासक को शासक 26 लाख वार्षिक देने का वादा करती है। मतलब यहाँ पे तीसरी संधि जो होती है, मुगल शासक को 26 लाख रुपए वार्षिक कर देने का क्या करते हैं, ये वादा करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं
तो रॉबर्ट क्लाइव यहीं से जो शुरुआत होती है, एक द्वैत शासन की शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में क्या करता है, पहली बार यहाँ पर द्वैत शासन की शुरुआत करता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और यहीं से शुरू होता है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करता है। बात करता है। द्वैत शासन का अर्थ क्या है? द्वैत शासन का अर्थ है, ठीक है, एक दीवानी और एक निजामत, निजामत कार्य, एक दीवानी और द्वैत शासन का अर्थ यहाँ दो तरीके का। एक यहाँ कहने का मतलब दीवानी जो रहेगी, दीवानी हम देखेंगे, ठीक है, मतलब कर वगैरह होगा हम देखेंगे। एक निजामत कार्य, निजामत कार्य, निजामत कार्य का अर्थ क्या होता है समझते रहिएगा। नहीं, ये सब शब्द समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बाद में, इसी वजह से हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सर शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, द्वैत शासन में यहाँ दो कार्य को उन्होंने महत्वपूर्ण महत्व दिया। एक दीवानी मतलब कर वसूलने का काम कंपनी का होगा। एक निजामत कार्य मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था जैसे पुलिस की व्यवस्था या मतलब उनके कार्य क्षेत्र की व्यवस्था, ठीक है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, वो सब कौन देखेंगे अब, तो ये कंपनी है। मतलब द्वैत शासन के अंतर्गत अब कंपनी देखी। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ द्वैत शासन लागू कर दिया या इसकी शुरुआत की। ठीक है, और एक संधि होती है, तो संधि में यहाँ पर जब मुगल शासक से एक संधि करता है, उस संधि में कहा जाता है कि कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, कंपनी को प्रशासनिक, मुगल शासक से यहाँ पर एक और संधि ये करते हैं, क्या कहते हैं इसके तहत, इसी के तहत कहते हैं कि कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को दृढ़ मतलब व्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ पर देखिए कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, यहाँ की लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, की रहेगा, ठीक है, कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुगल शासक से ये क्या करते हैं, 53 लाख रुपए लेते हैं, या मुगल शासक इनको देने का क्या करते हैं, वादा करते हैं। ठीक है, ठीक है, मुगल शासक 53 लाख रुपए देते हैं, देते हैं। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुगल शासक 53 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, कंपनी को देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये संधियां हुई थी, हमने आपको बताया, ठीक है, हमने आपको बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, और इस संधि का प्रभाव आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा पड़ा है। पहले तो इनका सबसे बड़ी बात होती है कि भारत के केंद्र में कोई राजा अब रहा ही नहीं। ठीक है, जैसे मुगल शासक हम कहते हैं, पहले ही संधि में कह दिया, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ जाता है। मतलब अब उनकी जो देख रेख है, उनको जो भी जरूरतें हैं, जो भी चीजें होंगी, वो उसके संरक्षण में रहेंगे, जो भी कार्य होगा उनके संरक्षण में होगा। इसका मतलब एक ही तो हमारा वहां पे केंद्र था उस समय, जो मुगल शासक।
अब तब मुगल शासक भी नहीं था, तो अब मुगल शासक ना केंद्र में कोई महत्वपूर्ण या मजबूत शासक ना होने की वजह से कंपनी की जो प्रभुसत्ता थी, जो अधिकार क्षेत्र था, वो भारत में लगातार बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी पूर्णतः क्या करती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को पूर्ण रूप से इस युद्ध के बाद क्या करती है, गुलाम बना लेती है। ठीक है, आज बात समझ में यहाँ तक। ठीक, और पहली बात इलाहाबाद की संधि हम आपको बता देते हैं कब हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, संधि जो होती है यहाँ पे 12 अगस्त 1765 में होता है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, आगे हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।